तो हम आज पढ़ेंगे फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, फैराडेज लॉज। फैराडे के नियम क्या होते हैं? फैराडे के नियम, जैसा कि मैंने बताया कि फैराडे ने विद्युत अपघट्टों के विलयन में धारा या आवेश का प्रवाह किया और ये देखा कि आवेश, प्रवाहित आवेश और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा में क्या संबंध होता है, जिसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझना चाहेंगे बच्चों। जैसे कि हमारे पास ये एक पात्र है, पॉट है, जिसमें AgNO3 का विलयन भरा हुआ है। AgNO3 का विलयन भरा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरा हुआ है और इसमें हम दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को डिप करके इनका संबंध हम बैटरी से कर देते हैं बच्चों। तो बैटरी के पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाते हैं। ये कैथोड का कार्य करता है और ये एनोड का कार्य करता है। कैथोड पर कैटायन जाते हैं, एनोड पर एनायन जाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब आवेश का प्रवाह बैटरी से Ag3 के विलयन में करा जाता है तो Ag प्लस आयन होते हैं और नाइट्रेट माइनस आयन होते हैं। तो Ag प्लस आयन तो कैथोड पर जाते हैं और नाइट्रेट माइनस आयन एनोड पर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, Ag प्लस आयन कैथोड पर जाकर निरावेशित होकर वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने Ag आयन, कितने Ag या सिल्वर धातु की मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी, इसको फैराडे के नियम से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। फैराडे कहता है कि जो कैथोड पर निक्षेपित धातु की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है वे विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। इस बैटरी से जितना चार्ज हम इस विलयन में प्रवाहित करेंगे बच्चों, उतनी ही मात्रा पदार्थ की इस कैथोड पर या किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली जो मात्रा होती है वे विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे। ये मैंने आपको एक प्रयोग के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर किस तरीके से उसका विद्युत अपघटन होता है और इलेक्ट्रोड्स पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है बच्चों। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली जो मात्रा होती है W, वो प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द अमाउंट ऑफ deposited substance at electrode or cathode will be proportional to the charge flow through the solution। अगर पदार्थ की मात्रा W हो और प्रवाहित आवेश Q हो, if W is amount deposited at cathode or electrode and Q is a charge passes through the solution, then according to first law we can write W proportional to Q। तो हम पदार्थ की मात्रा और Q में एक संबंध स्थापित करते हैं, W प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। और इस समानुपाती, इसका मतलब है कि जितना आप आवेश इसमें प्रवाहित करेंगे उतनी ही मात्रा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगी, जमेगी, ठीक है। तो हम इस समानुपाती को हटाकर एक स्थिरांक लाते हैं W = ZQ, जहाँ पर Z को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, वेयर Z इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है।
और वी कैन राइट हेयर, और हम लिख सकते हैं Z इंटू आई इंटू टी, वेर Q चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। आई एम्पियर में धारा और T सेकंड में समय, तो Q को हम I इंटू टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम समीकरण एक से Z को परिभाषित करना चाहें बच्चों कि Z क्या होता है, तो हम Z को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम समीकरण 1 में I इक्वल टू 1 एम्पियर पुट कर दें, इफ़ वी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक इस विलयन में प्रवाहित करते हैं या किसी भी विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा जमेगी, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पर, वो Z के बराबर होगा। अगर I बराबर 1 एम्पियर पुट कर दें, T बराबर हम जो है 1 सेकेंड पुट कर दें, तो देखो एम्पियर इंटू सेकेंड कूलॉम के बराबर होता है। बट एम्पियर इंटू सेकेंड है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू कूलॉम। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक जब हम इस विलयन में प्रवाहित करेंगे तो एक कूलॉम चार्ज को हम पास करेंगे। दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलॉम आवेश को हम प्रवाहित करते हैं, तो जो मात्रा निक्षेपित होती है इलेक्ट्रोड पर, उस मात्रा को ही हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, मीन्स व्हेन 1 कूलॉम चार्ज passes through the solution of electrolyte, the amount of substance deposited at electrode or cathode is known as electrochemical equivalent। बात समझ में आई, W इक्वल टू Z। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Z को हमने परिभाषित कर लिया बच्चों। ठीक है, तो ये Z जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है, वो हर धातु के लिए अलग अलग होता है और प्रत्येक धातु का ये अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है ना, हर मेटल की ये या हर पदार्थ की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है ना, यानी कि हम जो है ये पता करना चाहें कि किसी पदार्थ का Z कितना है, तो हम उसके इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलॉम चार्ज को पास करके फिर हम कैथोड पर कितनी मेटल डिपॉजिट होती है उसकी मात्रा हम ज्ञात कर लें, तो वो Z आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम Z का मान जो है प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं बच्चों, इसको भी हम सीख लेते हैं। फेराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि हम इस जलीय विलयन में या इस विद्युत अपघट्य के विलयन में जो है 96,500 कूलॉम 1 फेरेड चार्ज को पास करें, कितना 96,500 कूलॉम, जिसको हम 1 फेरेड चार्ज भी कहते हैं। अगर हम इतना चार्ज, इतना आवेश किसी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन से हम पास करें, प्रवाहित करें, तो उसने बहुत सारे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, उसकी जो मात्रा होती है वह उसके तुल्यांक की भार के बराबर होती है। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला उसने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या निकाला, when 96,500 coulomb or 1 farad charge passes through the solution, the amount of substance deposited at electrode will be equal to the equivalent amount of metal or substance। इसका मतलब क्या है कि यदि यहाँ हम AgNO3 के केस में इसको समझें, तो हम AgNO3 के विलयन में यदि 96,500 कूलॉम को पास करें तो इस कैथोड पर कितनी चांदी निक्षेपित होगी, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट
cathode, that will be equal to the equivalent weight of silver. So what is the equivalent weight of the silver? 107.86 ग्राम, और रफली हम उसको 108 ग्राम मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि इतने ग्राम चांदी डिपॉजिट होगी। इसी प्रकार से हम किसी भी धातु के संबंध में इसको निकाल सकते हैं। तो मतलब ये निकला कि हम यदि सिल्वर नाइट्रेट के लिए Z का मान, ठीक है, निकालना चाहें, या Ag के लिए हम सिल्वर धातु के लिए Z का मान निकालना चाहें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो फेराडे के कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि W इजिकल टू क्या होता है, W इजिकल टू ZQ, ठीक है, Z इंटू Q, और Q की वैल्यू अगर हम यहाँ F पुट कर दें, 1 फेरेड पुट कर दें, तो W की वैल्यू E हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। सो वी कैन राइट हेयर Z इंटू F, और वी कैन राइट हेयर विच इम्प्लाइज दैट Z इक्वल टू वॉट, E अपॉन F, ठीक है, E अपॉन F। और E को हम जो है यदि यहाँ पर देखें तो E की वैल्यू हम सिल्वर के केस में कितनी पुट करेंगे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था 107.86 ग्राम पर इक्विवेलेंट होता है, ग्राम पर इक्विवेलेंट है ना, ग्राम पर इक्विवेलेंट। और F इक्वल टू होता है 96,500 कूलॉम। सो क्या होगा, देखो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगी 0.01179 और ग्राम, यदि हम इसकी यूनिट देखना चाहें तो ग्राम पर कूलॉम। यानी कि एक कूलॉम चार्ज को यदि हम पास करें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तो कितनी चांदी निक्षेपित होगी? 0.00117 ग्राम, और इसी को हम Z कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो Z जैसे चांदी के लिए हमने निकाला, इसी तरीके से हम दूसरी मेटल जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर के लिए हम Z का मान निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो Z को हम E अपॉन F के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर E को हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, F को हम फेराडे कहते हैं। Z को हम मोलर मास के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू होता है बच्चों, Z इक्वल टू E अपॉन F। तो अगर N, यदि मेटल की वैलेंसी N हो तो मैं N से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिएगा यहाँ N इंटू E, N इंटू E वॉट इज़ इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, तो यह मोलर मास होता है। तो मोलर मास ऑफ द मेटल अपॉन NF, ठीक है। तो Z कैन ऑल्सो बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, Z इक्वल टू M अपॉन NF, वेयर M इज़ अ मोलर मास, Z इक्वल टू M अपॉन NF। M को हम अणुभार, N जो है वैलेंसी है, और F फेराडे, ठीक है। यदि यूनिवैलेंट हो, एक संयोजी हो, तो N की वैल्यू 1 पुट कर दी जाती है। जैसे सिल्वर के केस में Ag की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, ठीक है ना। तो M अपॉन F, और सिल्वर के केस में मोलर, ठीक है ना, मास, और उसका इक्विवेलेंट वेट एक ही होगा। यानी कि यूनिवैलेंट जो मेटल होती है, जिनमें एक संयोजी जो धातुएं होती हैं, उनका तुल्यांकी भार और अणुभार एक ही होता है। अतः उनके लिए हम Z इक्वल टू E अपॉन F लिखें, चाहे M अपॉन F लिखें, दोनों लिख सकते हैं। परंतु कॉपर के लिए यदि हम लिखना चाहें तो फिर हम M अपॉन NF लिखेंगे, और कॉपर की संयुक्ता +2 होती है, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर का मोलर मास रखकर हम N2 और F 96,500 रखकर हम जो है मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम Z को हम जो है अलग अलग धातु के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।